ना कोई हथियार उठाया, ना साइबर हैकिंग हुई, ना सुरंग खुदी और ना कोई रेकी हुई। फिर भी एक बैंक से $242 मिलियन पार हो गए। एक ब्रांच मैनेजर जिसने बिना किसी पेपर वर्क, बिना किसी गारंटी एक साधारण से आदमी को सौंपे करोड़ों रुपए। लेकिन क्यों? क्या सच में ये एक ब्लैक मैजिक से जुड़ा केस है? कौन था वो आदमी जिसने दुबई को 2000 करोड़ का चूना लगाया? क्यों सिर्फ उसकी आंखों में देखते ही मैनेजर अपने होश गंवा बैठा? कैसे बिना नकाबपोशों के दुबई की बैंक को लूटा गया? क्या है दुबई के इतिहास की सबसे बड़ी अजीब और रहस्यमयी चोरी का राज? 1995 की बात है, जब दुबई ऑयल और नेचुरल गैस से हटकर टूरिज्म को बूस्ट कर रहा था और विदेशी व्यापारियों को बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहा था। इसी दरमियान एक अफ्रीकी बिजनेसमैन चुपचाप दुबई की एक बैंक में दाखिल होता है और कुछ ही समय में बैंक मैनेजर खुद उसे करोड़ों रुपए दे देता है, वो भी बिना किसी पेपर वर्क और गारंटी के। इस बिजनेसमैन, सोशल वर्कर, ठग, शातिर चोर और खुफिया जादूगर का नाम था फटांगा बाबानी सिसोको, जिसका जन्म 1940 के दशक में माली के एक छोटे से गांव दाबिया में हुआ था। दाबिया माली का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा है, एक गरीब, दरिद्र और लाचार गांव, जहां झुग्गी झोपड़ियों और टीन शेड से बने घर, कच्ची सड़कों और रोटी के लिए उधेड़ बुन में लगे गरीब लोगों के अलावा और कुछ नहीं है। सिसोको का परिवार भी लाचारी की मार झेल रहा था। बचपन में पैसों की कमी ने सिसोको को बेसिक एजुकेशन से दूर रखा। वो कभी स्कूल नहीं गया। किताबों में लिखे अक्षर उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थे। लेकिन सिसोको के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस था। बचपन से ही वो बहुत धार्मिक था। 5 वक्त की नमाज अदा करना और पारंपरिक अफ्रीकी कपड़े पहनना ये उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। सिसोको ने युवावस्था से ही अपनी पहचान एक रूहानी उपचारक यानी स्पिरिचुअल हीलर के रूप में बना ली थी, जबकि उसके आस पड़ोसी मानते हैं कि सिसोको के पास कोई तो अलौकिक शक्ति थी। लेकिन रूहानी इलाज और छोटी मोटी मजदूरी से सिसोको का गुजारा संभव नहीं था। इसलिए जब होश संभाला तो अच्छी जिंदगी और व्यापार की तलाश उसे भारत ले आई। यहाँ कुछ रोज उसने एक अमीर परिवार में नौकर की तरह काम किया, थोड़े पैसे जमा किए और फिर कपड़ों, खासकर साड़ियों का व्यापार किया। धीरे धीरे व्यापार चल पड़ा, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ जितनी सिसोको को उम्मीद थी। इसलिए यहाँ जितने पैसे जमा हुए, सिसोको उन्हें लेकर एक बार फिर माली अपने गाँव लौट गया, जहाँ की माली हालत उसके दिल पर सुई की तरह चुभती थी। उसे लोगों की ये हालत बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो दाबिया की हालत जरूर बदलेगा, पर इसके लिए भी पैसों की जरूरत थी। तो उसने छोटे मोटे बिजनेस और गाड़ियों का कारोबार शुरू कर दिया और गांव में सड़कों का निर्माण करने लगा, लोगों को भरपेट खाना खिलाने लगा और आर्थिक मदद भी देने लगा। पर सोचने वाली बात यह है कि छोटे मोटे व्यापार से इतना पैसा भला कैसे आ सकता था? यही बात लोगों के मन में सिसोको के लिए सवाल खड़े करती, जिसमें तड़का लगाती थी उसकी अजीबोगरीब पर्सनालिटी और बातें। वो अक्सर अपनी बातों में धार्मिक आस्था और विश्वास का जिक्र करता। वो कई बार बात करते करते जिन, तावीज़, टोना टोटका, काला जादू और तंत्र मंत्र का जिक्र करता। उसके लिए धर्म कर्म ही सब कुछ था, जिस वजह से लोग आपस में खुसफुसाते कि उसके पास जरूर कोई रूहानी ताकत है, जैसे जिन, शैतान या कुछ और, जो उसे बेशुमार दौलत भी दे रहा है और नाम भी। हालांकि तब सच किसी को नहीं पता था कि ये पैसा किसी रूहानी ताकत से नहीं, बल्कि सिसोको की ठगी से आ रहा था, जिसे उसने 1995 को अंजाम दिया था। ये ठगी हैरत अंगेज इसलिए भी रही कि सिसोको सिर्फ एक बार बैंक में घुसा और बाद में 3 साल तक बैंक मैनेजर खुद उसे पैसे भेजता रहा, मानो वो एक ही दिन में उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज छोड़ गया हो। पूरा माजरा दुबई इस्लामिक बैंक से जुड़ा हुआ है। दुबई के टूरिज्म को बूस्ट करने के दरमियान ही सिसोको यहाँ का बिजनेस वीजा लेता है और दुबई पहुंच जाता है। शहर की चमक दमक उसे इतना मंत्रमुग्ध कर देती है कि वो भी इस आलीशान जिंदगी को एक्सप्लोर करने का विचार करता है। पर इस रही के लिए उसे चाहिए थी बेशुमार दौलत, जो उसके पास थी नहीं। लेकिन पैसा कमाने के लिए उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया जरूर था, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो एक सुबह दुबई के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स में शुमार दुबई इस्लामिक बैंक के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। सुबह का वक्त था तो सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। इसी बीच एक एम्प्लॉय सिसोको को देखता है और काम पूछता है, जिस पर वो बैंक मैनेजर से मिलने के लिए कहता है। लेकिन दुबई में मैनेजर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बल्कि एक बड़ा पद है और इस सीट पर जो शख्स बैठता है उसे भी बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। लिहाजा उनकी सेफ्टी और बैंक के नियम कायदों के चलते किसी भी व्यक्ति को ऐसे सीधे तौर पर मैनेजर से मिलने की इजाजत नहीं होती। इसलिए एम्प्लॉय ने मना कर दिया कि वो इस तरह से नहीं मिल सकते। पर सिसोको वापस नहीं गया, बल्कि मैनेजर से मिलने की जिद करने लगा। तब एम्प्लॉय ने वजह पूछी, पर उसने कहा कि वो मैनेजर से मिलकर उसे ही बताएगा। करीब आधे से 1 घंटे तक ये बहस चलती रही और जब कर्मचारी को लगा कि वो चिपक गया है, बिना मैनेजर से मिले नहीं जाएगा, तो उसने सिसोको की मैनेजर के साथ मीटिंग फिक्स कर दी, जो आधे घंटे बाद हुई। मैनेजर का नाम था मोहम्मद अयूब, जिसने सबसे पहला सवाल वही दागा जो कर्मचारी का था, मतलब सिसोको के वहां पहुंचने की वजह। जिस पर सिसोको बोलता है कि मुझे कार लोन चाहिए। लेकिन कार लोन या किसी भी तरह का लोन लेने के लिए किसी जॉब या इनकम सोर्स का होना ज़रूरी था, जबकि सिसोको के पास ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं था।
सबसे बड़ी वजह ये कि वो दुबई का नागरिक भी नहीं था, दूसरे देश से था और दुबई में फ़िलहाल उसने कोई बिजनेस भी नहीं खोला था। इसलिए उसका कार लोन पास होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर सिसोको की आंखों में देखते ही अयूब जैसे खो गया और उसने भी अयूब को कुछ यूं अपनी बातों में उलझाया कि वो कार लोन पास करने के लिए राज़ी हो गया। हैरत की बात तो ये थी कि सिसोको के पास ना तो कोई पेपर थे, ना कोई गारंटी देने वाला और ना ही कोई दूसरी डिटेल्स। बावजूद इसके अयूब इस लोन को पास करने की हामी भर लेता है। इसके बाद दोनों कुछ देर और बैठकर बातें करते हैं। जाते जाते सिसोको मैनेजर को अपने घर डिनर पर इनवाइट कर देता है। लेकिन इस तरह से किसी अनजान के घर खाना खाने जाना अयूब को सही नहीं लगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। पर यहाँ भी सिसोको ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उससे बोला कि वो अपने घर में उसे कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब वो चीज़ क्या है, सिसोको के पास ऐसा क्या है, ऐसे सवाल मैनेजर के दिमाग में उतर आए और उसने फटाक से डिनर पर आने की रजामंदी दे दी। सिसोको लौट गया और अयूब पूरा दिन उसी के बारे में सोचने लगा। उसे अब एक पल का भी सब्र नहीं हो रहा था। वो उस रहस्यमयी चीज को देखने के लिए इतना उतावला हुआ कि बैंक का शटर गिरते ही सिसोको के घर पहुंच गया। दरवाजे पर वही अफ्रीकन उसके स्वागत में खड़ा हुआ था। दोनों कुछ देर हॉल में बैठे बातें की और फिर सिसोको उसे एक अंधेरे कमरे में लेकर गया, जहां उतनी ही लाइट थी कि किसी को ठोकर ना लगे और वो गिर ना जाए। इसके अलावा हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ पसरा हुआ था। साथ ही पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। ये नज़ारा अयूब को डरा रहा था। अब वो उस रहस्यमयी चीज़ को देखने से ज़्यादा अपनी जान की सलामती की दुआ मांग रहा था और मन ही मन यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा था। लेकिन सिसोको ने उसे हिम्मत दी और कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अयूब के तो होश ही उड़ गए। उसने कहा कि वो कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि एक जादूगर है और उसने अपने जादू से एक जिन को वश में किया है, जिसकी मदद से वो पैसों को डबल कर सकता है। अयूब के लिए इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनता रहा। कमरे का माहौल भी उसे एक जगह टिक कर बैठने के लिए मजबूर कर रहा था। उसके मन में सवाल उठा कि क्या सच में सिसोको उसके पैसे डबल कर सकता है। अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए उसने अपने ही एक रिश्तेदार से कांटेक्ट किया और उससे 1 लाख दिरहम मांगे। कुछ देर बाद ही रिश्तेदार उस पते पर 1 लाख दिरहम लेकर पहुंचा, लेकिन सिसोको के कहने पर अयूब ने उसे अंदर आने ही नहीं दिया, बल्कि खुद इमारत के नीचे गया और पैसे लेकर वापस आ गया और पूरी रकम सिसोको को दे दी। इसके बाद दोनों एक बार फिर उस अंधेरे कमरे में गए। इस बार कमरे का माहौल और ज़्यादा अजीब था। तंत्र मंत्र से जुड़ी चीज़ें चारों तरफ फैली हुई थीं। अंधेरा भी पहले से ज़्यादा था और धुआं भी। अयूब चुपचाप सिसोको के सामने बैठ गया और सिसोको अपने मंत्रोच्चारण में लग गया। तभी अचानक बाहर म्यूजिक बज उठा, जिसकी आवाज़ अंदर एक झटके के साथ घुसी और अयूब डर गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, लेकिन सिसोको ने इस आवाज़ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो छोटे से कुंड में जल रहे कोयले में कुछ फेंक कर अपने शरीर को दाएं बाएं हिलाने लगा। साथ ही मंत्रों का जाप निरंतर जारी रखा। धीरे धीरे कमरे में धुआं पूरी तरह से भरने लगा। अयूब ये सब पास ही बैठा देखता रहा कि अचानक कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और फिर पूरी तरह से बुझ गई। दूसरी तरफ बगल वाले कमरे का दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ खुला और उसमें से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी आदमी की थी, जो बदहवास हालत में बाहर निकला और बोला, भागो, एक आत्मा जिन ने मुझ पर हमला कर दिया। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर भाग गया। अयूब ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। अब उसे कमरे में बैठने में भी डर लग रहा था। तभी उसे शांत करते हुए सिसोको बोल पड़ा। उसने समझाया कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो जिन है, एक अलौकिक और रूहानी शक्ति। इसलिए जिन से पैसे दुगने करने का काम ज़रा संभल कर करना होता है। अगर इसमें ज़रा सी भी चूक हुई तो हम नाराज़ भी हो सकते हैं। तभी कमरे और बाहर कुछ खटपट की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। लाइट कभी जलती है तो कभी बुझ जाती है, तो कभी कोई सामान अपने आप अपनी जगह से गिर जाता है। अयूब की धड़कनें बढ़ रही थी। सिसोको कहता है कि शायद जिन उसके यहाँ होने से नाराज़ हो रहा है, इसीलिए उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए। अयूब तो पहले से ही ये सुनने के लिए बेताब था, क्योंकि डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। इसीलिए वो सिसोको के कहते ही घर से बाहर निकला और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अंदर से आती आवाज़ें बंद नहीं हुईं। कभी कोई सामान गिरा तो कभी किसी के चलने की आवाज़ आई। धुआं भी कई बार दरवाजे को चीरता हुआ बाहर की तरफ आया और अंदर म्यूजिक भी बज रहा था। लेकिन फिर ये सभी आवाज़ें अचानक से आनी बंद हो गईं, जैसे माहौल शांत हो गया हो। और तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने सिसोको था। वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि अब सब कुछ ठीक है। उसने अयूब को अंदर बुलाया, जहां चारों तरफ धुआं ही धुआं था। सिसोको उसे फिर से उसी कमरे में लेकर जाता है, जहां अब काफ़ी शांति और उजाला था। इसी बीच अयूब की नज़र एक टेबल पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। सिसोको ने हाथ से इशारा किया और कहा कि ये हैं आपके डबल किए हुए पैसे, चाहे तो गिन लीजिए। अयूब को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पैसे 1 लाख दिरहम से ज़्यादा थे, ये तो कन्फर्म था।
फिर भी उसने गिनना शुरू किया और गिनती खत्म होते होते उसने सिसोको को सबसे बड़ा जादूगर कहा, क्योंकि वो उसकी रकम के डबल यानी पूरे 2 लाख दिरहम थे। वो खुशी से झूम उठा। उसे यकीन हो गया कि सिसोको सच में एक जादूगर है और वो पैसों को डबल भी कर सकता है। और अब उसके लिए सिसोको पैसे उगलने की खदान बन चुका था, जिससे वो जितने ज़्यादा पैसे देगा रिटर्न में उसका दुगना हासिल करेगा। इसीलिए उसने बिना किसी खास पेपर वर्क के अगले ही दिन सिसोको के लिए अपनी बैंक में अकाउंट खोल दिया और फिर शुरू हुआ दुबई की सबसे बड़ी बैंक ठगी का एक अजीब सिलसिला। 1995 से लेकर 1958 तक मोहम्मद अयूब ने लगातार सिसोको के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। ये दिखावटी जादूगर भी इतना होशियार निकला कि उसने धनराशि एक बैंक अकाउंट में नहीं मंगवाई, बल्कि 183 अलग अलग बैंकों में पैसे ट्रांसफ़र करवाए। हालांकि इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन का डबल अयूब को कभी मिला ही नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि सिसोको एक ना एक दिन इन पैसों को 10 गुना करके ज़रूर देगा। इसीलिए उसने बैंक से भी बड़े बड़े अमाउंट पास किए। शुरू में पैसों का ये गबन कुछ डॉलर्स तक सीमित रहा, लेकिन फिर राशि लाखों, करोड़ों और अरबों में पहुंच गई। दूसरी तरफ सिसोको ने भी पूरे खेल को चौतरफा फैलाया। वो जानता था कि अगर बिना किसी शक के बैंक से पैसे निकालते रहना है तो इसके लिए उसे किसी बैंक एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी जो अंदर का काम आसान बना दे और सिसोको पर कभी किसी को शक ना हो। इसीलिए 1995 के आखिर में वो न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में पहुंचा। बिना किसी अपॉइंटमेंट के एक फीमेल बैंक टेलर से मुलाकात की। बैंक टेलर एक तरह से कैशियर का काम करता है। ग्राहकों के खाते में पैसे जमा और निकालना, चेक का भुगतान करना, चेक जमा करना और बैंक में जितने भी लेन देन होते हैं, फिर चाहे वो बैंक के बिल्स का भुगतान हो या खाता संबंधित कोई भी कार्यवाही, ये सब टेलर के कंधों पर ही होती है। खुशकिस्मती से उस वक्त सिटी बैंक की टेलर एक महिला थी, इसलिए सिसोको का काम और आसान हो गया। उसके पास पैसा तो था ही, तो उसने महिला कर्मचारी को पैसों का रुतबा दिखाने में कोई कंजूसी नहीं की। उसने खुद को एक बड़े व्यापारी की तरह इंट्रोड्यूस किया और महिला भी उसकी बातों में आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला गया और जल्द ही सिसोको ने उसे ऐसा अपनी बातों में लिया कि महिला कर्मचारी ने उससे शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि उसने पहले अपने गांव में एक शादी कर रखी है। यहीं से सिसोको का काम और ज़्यादा आसान हो गया। अब वो जब चाहे तब सिटी बैंक में आ सकता था। अमेरिकी नागरिक से शादी होने के चलते उसने सिटीजनशिप के लिए भी दावा ठोका और एक नया बैंक अकाउंट भी खोल लिया, जिसमें दुबई इस्लामिक बैंक का पैसा आराम से ट्रांसफ़र होने लगा और धीरे धीरे $100 मिलियन से भी ज़्यादा की रकम न्यूयॉर्क में रहते हुए सिसोको ने साफ कर दी। बाद में ये भी पता चला कि सिटी बैंक के जरिए दुबई बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट से करीब 151 मिलियन गायब हो गए थे, जिस पर कानूनी बहस भी छिड़ी, लेकिन फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। वहीं अपनी मदद के लिए सिसोको ने अपनी पत्नी उर्फ उस महिला कर्मचारी को $5 मिलियन इनाम के तौर पर दी और अब उसका दूसरा सबसे भरोसेमंद साथी या कहें तो बायां हाथ बना अब्दुल करीम पोपाय, जिसे सिसोको का फाइनेंस एडवाइज़र और पूरा हिसाब किताब रखने वाला मुनीम भी कह सकते हैं। पोपाई के नाम से ही सिसोको ने बाद में मियामी के कई बैंकों में अकाउंट खोले और अमेरिका में बैठे बैठे दुबई इस्लामिक बैंक से उनमें करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र करवाए। जैसे सिसोको के ही कहने पर पोपाई ने मियामी की बार्नेट बैंक में खाता खोला, जिसमें 26.5 मिलियन ट्रांसफ़र हुए, जो यहाँ से होते हुए सीधा सिसोको के खाते में पहुंचे। इसके बाद सिटी नेशनल बैंक का नंबर लगा, यहाँ भी पोपाई के खातों में 7.2 मिलियन आए। इसके बाद नेशनल बैंक में 7.4 मिलियन, फर्स्ट यूनियन बैंक में 4.4 मिलियन, कॉमर्स बैंक एनए में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से पूरे 400 मिलियन का ट्रांसफ़र हुआ। ये पैसे जातो सिसोको के ही अकाउंट में रहे थे, लेकिन बीच बीच में पोपाई भी अपने खर्चे पूरे कर रहा था। उसने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर ये पूरा गेम खेला और अमेरिका में ही एक राजनेता की बेटी को $1000 की लग्जरी कार गिफ्ट की। इसी तरह उसने कई पॉलिटिशियंस को महंगे महंगे गिफ्ट देकर अपनी तरफ कर लिया। दूसरी तरफ अयूब ने भी सभी ट्रांजैक्शंस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बैंक से जितना भी अमाउंट सिसोको या पोपाई के अकाउंट में भेजा जाता, उसे अयूब ही पास करता था। अब क्योंकि वो एक अधिकारी था तो उससे सवाल जवाब करने की हिम्मत किसी में थी नहीं। ऊपर से बैंक में लंबे समय तक बाहरी ऑडिट भी नहीं हुई, इसीलिए पैसों की हेराफेरी आसानी से चलती रही और इन 3 सालों में सिसोको के खाते में दुबई इस्लामिक बैंक से पूरे $42 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए। पैसों की चमक अब सिसोको की नज़रों में भी साफ दिख रही थी। गरीबी में उसने जो जो सपने देखे थे वो हर उस सपने को पूरा करने लगा। उसने सबसे पहले तो अपने लिए विलास खरीदे। ब्रांडेड कपड़ों से नीचे तो वो बात ही नहीं करता था। हालांकि उसके पहनावे में सूट बूट ने कभी जगह नहीं बनाई, बल्कि वो हमेशा अफ्रीका के पारंपरिक कपड़े ही पहनता था, लेकिन ये दुनिया के सबसे महंगे कपड़े हुआ करते थे। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक सब लाखों में होता था। अपने साथ साथ सिसोको दाबिया की किस्मत भी बदलना चाहता था। उसका बचपन से सपना था कि जब उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तब वेस्ट अफ्रीका के लिए अपनी खुद की एयरलाइन स्थापित करेगा, और अब इस सपने को साकार करने का समय आ गया था।
उसने पैसे उठाए और एक पुराना हॉकर सिडले 125 जेट और 2 बोइंग 727 एयरप्लेन खरीदे और अपनी एयरलाइन शुरू की, जिसका नाम रखा एयर दाबिया। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और इसी साल सिसोको पर एक मुसीबत आ खड़ी हुई। दरअसल जुलाई 1996 में सिसोको ने यूएस मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर मिलना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसीलिए सिसोको को बैठाकर इत्मीनान से इसकी वजह पूछी गई, जिस पर वो जवाब देता है कि उसका गांव बहुत पिछड़ा है, वहाँ लोगों के लिए हेल्थ सेंटर यानी हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन पिछड़े इलाकों से बहुत दूर, और सड़कों की बदहाल स्थिति एम्बुलेंस को वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त नहीं देती, जिस वजह से अक्सर बीमार लोग अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। लिहाजा वो इन हेलीकॉप्टर्स को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इनमें गरीब और मजलूम बीमार लोगों को बैठाकर वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएगा, ताकि इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए। यूएस मिलिट्री ने सिसोको की बात बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उन्हें उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि वो इन हेलीकॉप्टर्स को ड्रग्स, अफीम और गैर कानूनी चीज़ों की तस्करी के लिए इस्तेमाल करेगा, इसीलिए इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया। लेकिन सिसोको के सिर पर मिलिट्री चॉपर खरीदने का भूत सवार था, इसलिए अगले ही दिन वो अपने एक साथी के साथ उसी अफसर के पास पहुंचा और उसे $600 की रिश्वत ऑफर की। पर शायद उस दिन सिसोको की किस्मत ही खराब थी। वो ऑफिसर ईमानदार निकला और उसने अपने सीनियर्स को सिसोको की हरकत की खबर कर दी, जिस वजह से उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया। लेकिन उस वक्त सिसोको अमेरिका में था ही नहीं, बल्कि वो तो स्विट्जरलैंड पहुंच चुका था, जिस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट उसके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी करती है और जल्द ही स्विट्जरलैंड के जिनेवा से उसे अरेस्ट कर वहीं जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही अमेरिका भेजने के लिए पेपर वर्क भी शुरू हो जाता है। सिसोको के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था, क्योंकि ना तो यहाँ उसका पैसा काम आ रहा था, ना पावर और ना ही पहचान। वो जलबिन मछली की तरह तड़पने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर अमेरिका पहुंचने से पहले कोई तड़म नहीं लगाई तो उसका पुराना कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। तब उसने अमेरिका के एक लॉयर थॉमस स्पेंसर को हायर किया और उनसे कहा कि वो उसे जिनेवा की जेल में आकर मिले, ताकि वो अपने केस को डिस्कस कर सके। थॉमस भी अगले ही दिन जिनेवा की जेल में पहुंच गए। यहाँ दोनों के बीच घंटों लंबी बातचीत होती है और इसके कुछ दिन बाद ही सिसोको को अमेरिका में डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ मियामी फ्लोरिडा की एक जेल में उसे शिफ्ट किया जाता है। वहीं बाहर थॉमस की पहली कोशिश ये थी कि वो किसी तरह सिसोको को बेल पर बाहर निकाल लें, ताकि ट्रायल शुरू होने तक सिसोको को जेल में ना सड़ना पड़े। लेकिन ऑपोजिशन में बैठे लॉयर नहीं चाहते थे कि सिसोको को बेल मिले, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उसे बेल मिली तो वो अमेरिका छोड़कर फरार हो जाएगा। वहीं थॉमस भी एक के बाद एक दाव फेंकते हैं। वो कोर्ट में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और देश के कुछ नामी लोगों को लेकर पहुंचते हैं, जो ये गवाही देने के लिए तैयार थे कि सिसोको एक अच्छा इंसान है। साथ ही ये लोग गारंटी दे रहे थे कि वो देश छोड़कर नहीं भागेगा। जज ने भी इससे पहले एक साथ इतने पॉलिटिशियंस को कभी कोर्ट में नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात, सिसोको की लीगल टीम कोर्ट में अपील डालती है कि सिसोको जितना चाहे उतना बेल अमाउंट पे करने को तैयार है, जो गारंटी के तौर पर दिए जाएंगे, ताकि कोर्ट को भरोसा हो जाए कि वो कहीं नहीं भागेगा। इस तरह जज पर भी दबाव बन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सिसोको को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि बेल अमाउंट इतना ज़्यादा रखेंगे जितना फ्लोरिडा बल्कि अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं रखा गया हो। और वो फैसला देते हैं कि सिसोको को इस बेल के लिए $20 मिलियन भरने होंगे। ये सुनते ही कोर्ट में बैठे लोग भी हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि $20 मिलियन एक बेल के लिए बहुत ज़्यादा थे। वो भी तब जब केस का ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। सभी के साथ साथ जूरी को भी लगा कि सिसोको इतना बड़ा अमाउंट पे करने से इनकार कर देगा और उसकी बेल खारिज हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। उसने फैसला स्वीकार किया और $20 मिलियन पे कर जेल से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपनी पूरी लीगल टीम, जिसमें थॉमस भी शामिल था, उन्हें एक मर्सिडीज बेंज 300 SL कार गिफ्ट की। प्रत्येक गाड़ी की कीमत $65,000 थी। खुद थॉमस भी हैरान था, क्योंकि ये उसके लिए पहली बार था जब किसी क्लाइंट ने बिना ट्रायल केस जीते ही उसे इतना महंगा गिफ्ट दिया हो, पर उसने गिफ्ट एक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ सिसोको ने भी अपने महंगे शौक फिर से एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिए। बिस्किन बे के पास उसने $3 मिलियन खर्च कर 5 कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट खरीदे। इनके अलावा एक बिल्डिंग की 26वीं मंजिल पर 10 आलीशान फ्लैट खरीदे और करीब 35 लग्जरी गाड़ियां खरीदी, जिनमें मर्सिडीज और जैगुआर से नीचे तो कोई गाड़ी नहीं थी। इसके अलावा मियामी में ही कई ज्वेलरी स्टोर्स खोल डाले। किसी में 3 से 4 करोड़ के आभूषण सजाए तो किसी में 5 से 6 करोड़ के। अपने ऊपर खर्च करने के साथ साथ सिसोको ने गरीब, बेसहारा और अनाथ लोगों पर भी जमकर पैसा उड़ाया। अपनी गाड़ी से चलते हुए जब भी उसे रास्ते में कोई भिखारी या गरीब नजर आता, वो गाड़ी ज़रूर रुकवाता और उन्हें $1 के नोट थमाने लगता।
मियामी में ही एक जगह है कैमिलस हाउस, जिसे बेघरों की बस्ती भी कह सकते हैं। इसे भी सिसोको ने 1.2 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा दान किए थे, ताकि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बनी रहे। इतना ही नहीं, एक मसाज देने वाली थेरेपिस्ट को $200 टिप दे डाली, और एक बार तो मियामी सेंट्रल स्कूल के बैंड को न्यूयॉर्क के मास परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए $3 लाख यानी लगभग $8 करोड़ दान कर दिए। इस तरह दोनों हाथों से पैसे लुटाने की वजह से सिसोको अब मियामी मीडिया में एक अमीर और रहस्यमयी व्यक्ति बन चुका था, जो दयालु तो था पर थोड़ा अजीब भी था, मानो उसे पैसे खर्च करने की बीमारी हो। कहते हैं सिसोको अगर किसी ज्वेलरी शॉप में घुसता तो एक बार में ही 1 करोड़ की शॉपिंग कर लेता। अगर गाड़ी के शोरूम में घुसता तो हर महीने उसी शोरूम से कम 4 गाड़ियां ज़रूर खरीदता। इसी तरह मॉल, रेस्टोरेंट, जहां भी जाता दिल खुलकर पैसे लुटाता। यहाँ तक कि उसने मियामी में ही लगभग 10 शादियां कर ली थीं और अपनी हर पत्नी के लिए एक अलग फ्लैट भी खरीद दिया था। लेकिन खर्च करने की आदत और एयरलाइन बिजनेस में कम ध्यान ने सिसोको के पहले सपने को तोड़ दिया। पैसेंजर ना मिलने की वजह से उसकी एयरलाइन बंद हो गई। वहीं कोर्ट में हियरिंग के दौरान भी उसने कुछ अजीब और अलग किया। कोर्ट और थॉमस को उम्मीद थी कि सिसोको अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा और वो बच जाएगा। थॉमस ने सिसोको को यही सिखाया भी था, लेकिन शायद वो भी नहीं जानता था कि सिसोको के दिमाग में आखिर पक क्या रहा है। मार्च 1997 में इस केस का ट्रायल शुरू होता है। कोर्ट में खड़ा सिसोको अपना गुनाह छुपाने की जगह कबूल करता है और मानता है कि उसने ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की थी। ये सुनकर सबसे बड़ा झटका तो थॉमस को लगा, क्योंकि अब वो कोई भी दलील पेश करने की हालत में नहीं था। जज भी सिसोको की कबूली पर उसे 43 दिनों की सज़ा सुनाती है और $2.5 लाख का जुर्माना भी लगा देती है। जेल में थॉमस सिसोको से इस कबूलनामे की वजह पूछने पहुंचा, लेकिन वो खामोश रहा। असल में सिसोको जानता था कि अगर उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो ये केस बहुत लंबा चलेगा, इन्वेस्टिगेशन और डीप चली जाएगी और उसका दुबई इस्लामिक बैंक फ्रॉड का मामला भी खुल सकता था। इसलिए उसने समझदारी दिखाई और छोटी सज़ा को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उसने लॉयर से ये सीक्रेट शेयर नहीं किया और फ्लोरिडा की फेडरल जेल में सज़ा काटने लगा। पर जेल में करीब 22 दिन गुजारने के बाद ही उसके अच्छे नेचर की वजह से सरकार उसके सामने एक ऑफर रखती है कि उसे फ्लोरिडा के बेघर बच्चों के लिए बड़ा अमाउंट डोनेट करना होगा, जिसके बदले उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पर 46 दिन पूरे होने तक वो अपने घर में ही हाउस अरेस्ट होकर रहेगा। सिसोको इस डील को एक्सेप्ट करता है और सरकार को $10 मिलियन का डोनेशन देकर अपने घर में इत्मीनान से रहने लगता है। इस बीच वो हाउस अरेस्ट जरूर रहा, लेकिन घर की चारदीवारी में भी उसने अपने हाईफाई शौक जरा भी फीके नहीं पड़ने दिए और सजा के 46 दिन पूरे करते ही वो मियामी को छोड़ वापस अपने देश माली चला जाता है, जहां दाबिया में लोग उसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि यहां से जाने से पहले ही उसने दाबिया के लिए काफ़ी कुछ किया था और इस बार भी उसका इरादा पहले से बेहतर करने का था। लिहाजा उसने गाँव लौटते ही न सिर्फ दाबिया बल्कि पूरे माली की हालत सुधारने का फैसला किया और स्कूल, मस्जिद, अस्पताल और सड़कें बनवाने में पानी की तरह पैसा बहाया। गांव के लोगों को साफ पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, इसलिए सिसोको ने गांव में ही कुएं खुदवा दी। स्कूल तो बन गए, लेकिन बिजली ना होने की वजह से भारी परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने बिजली का भी इंतजाम किया। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करवाई, ज़रूरतमंदों को बिना ब्याज के नगद पैसे दिए। इस तरह उसने दिल खुलकर नेकी की। उसकी दरियादिली के चलते माली में लोग उसे बाबा सिसोको कहते थे, जबकि कुछ मसीहा सिसोको। प्रसिद्ध म्यूजिशियन सल्फिकेटा ने तो उसके लिए एक गाना भी गाया, जिसके बोल कुछ इस तरह थे। वो कहते हैं वो ठग हैं, लेकिन मुझे उसका ठगना पसंद है। वो बैंकों में डाका डालने नहीं जाता, उल्टा लालची अमीर खुद उसके पास आकर 2 गुना पैसे करने को कहते हैं। तो असली चोर वो लालची लोग हैं, बाबा तो वो मसीहा हैं जो गरीबों को अमीर बनाता है। और वास्तव में ऐसा ही था। दुबई इस्लामिक बैंक से धीरे धीरे 3 साल में उसके अकाउंट में $242 मिलियन पहुंचा दिए गए, वो भी किस लालच में कि ये डबल होकर वापस मिल जाएंगे। जबकि मोहम्मद अयूब को लालच देने या डराने धमकाने के लिए सिसोको खुद कभी दुबई में रहा भी नहीं। बस एक मुलाकात के बाद वो दुबई छोड़ गया, लेकिन बावजूद इसके अयूब ने कभी पैसे भेजना बंद नहीं किया। हालांकि ये काफ़ी अजीब भी है और इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज भी सामने आती हैं। किसी ने कहा कि सिसोको सच में ब्लैक मैजिक जानता था और उसने इसी मैजिक के दम पर अयूब को डराया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अयूब के कमरे में बेड के एक कोने पर काले रंग का मोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था, जिसके अंदर कुछ भरा गया था। अयूब का कहना था कि ये सिसोको नहीं बांधा था और वो कहता था कि इस कपड़े के जरिए वो हर वक्त उस पर नज़र रखे हुए है। जबकि एक थियरी ये भी कहती है कि ये सब अयूब ने अपने लालच की वजह से किया। उसे लगा कि पैसे कभी ना कभी तो डबल होंगे और जब 1 से 2 गुना पैसे आएंगे तो वो नौकरी छोड़कर ज़िंदगी भर ऐशो आराम से जिएगा।
वहीं एक थियरी ये रही कि सिसोको ने अयूब को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को भी सिसोको के बारे में कुछ बताया तो वो उसकी पोल खोल देगा कि उसने बैंक से पैसों का घोटाला किया है। इसलिए अयूब उसके कहने पर हर बार पैसे भेजता रहा। लेकिन अब इस खेल से पर्दा हटने वाला था। 1997 के आखिर तक बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों को अयूब पर शक होने लगा, क्योंकि वो लगभग हर महीने बैंक से बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहा था और हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स अपने तक ही सीमित रखता था। उसने एक डेबिट कार्ड भी इशू किया था जो सिसोको के लिए था। इस डेबिट कार्ड से करोड़ों की शॉपिंग हो रही थी, लेकिन कोई भी जानकारी ऑफिशियल्स तक पहुंचने से पहले ही वो डिलीट कर देता था और नुकसान पूरा बैंक उठा रही थी। लेकिन 1998 की शुरुआत तक ये अफवाहें उड़ने लगी कि दुबई इस्लामिक बैंक की हालत खस्ता हो रही है। बैंक के खर्चे बढ़ रहे थे और इनकम के नाम पर कुछ नहीं था। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालने में भी मुश्किलें आने लगीं। तब एक बहुत बड़ी ऑडिट बैंक में करवाई जाती है, जिसे अंजाम देने के लिए इंग्लैंड से कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स को भेजा जाता है और अयूब को इस ऑडिट में किसी भी तरह का इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं थी। अयूब को दूर रखा जाता है और अकाउंटेंट्स पिछले 5 साल की सभी एंट्रीज और बैलेंस शीट्स को चेक करते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि गुजरे 3 सालों में बैंक से कई मिलियन डॉलर का घोटाला किया गया है। करोड़ों रुपए की रसीदों का कुछ अता पता ही नहीं था और ये ट्रांजैक्शंस अयूब की देखरेख में हो रहे थे। वहीं जब एम्प्लॉयज से पूछा गया तो उन्हें कुछ खबर थी ही नहीं। सबका एक ही जवाब था कि जो भी लेन देन हुआ है वो अयूब की निगरानी में हुआ है, और क्योंकि वो एक अधिकारी था तो उसे भला कोई क्या कह सकता था। वहीं अयूब भी समझ गया कि अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तलवार लटकने वाली है, इसलिए वो अपने एक एम्प्लॉय को सब सच सच बताने का फैसला करता है और कहता है कि उसने सिसोको नाम के एक जादूगर के खाते में करोड़ों रुपए भेजे हैं। वो इन पैसों को डबल करके देने वाला था, लेकिन अभी तक उसे अपना 1 रुपया भी डबल होकर नहीं मिला। हाँ, बीच बीच में सिसोको की तरफ से उसे कुछ गिफ्ट जरूर भेजे गए थे, जो शायद सिसोको ने इसलिए दिए थे ताकि अयूब उस पर भरोसा बनाए रखे और पैसे भेजना बंद ना करे। एम्प्लॉय जब इस रकम का एग्जैक्ट अमाउंट पूछता है तो वो इतना ज़्यादा था कि अयूब बता ही नहीं पा रहा था। इसलिए वो एक पेपर पेन उठाता है और उस पर एग्जैक्ट अमाउंट लिख देता है, जिसमें लिखा था 890 दिरहम, यानी करीब 242 मिलियन, मतलब 2000 करोड़ से भी ज़्यादा। इतनी बड़ी रकम देखकर एम्प्लॉय के भी हाथ पांव फूल गए। उसे लग रहा था कि अब ये बैंक डूब जाएगी और जल्द ही ये बात ऑफिशियल्स और अकाउंटेंट्स तक भी पहुंच गई। धीरे धीरे बैंक के खाता धारकों तक भी ये खबर पहुंच गई और वो अपने पैसों के लिए बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। मीडिया हाउसेज में भी इस घोटाले की चिंगारी फूट चुकी थी और न्यूज़ हेडलाइंस भी दुबई के सबसे बड़े स्कैम से घिर गई थी। कुछ ही घंटों में माहौल काबू से बाहर होने लगा। बैंक के कर्मचारी भी अपनी सैलरी को लेकर परेशान थे। ऊपर से खाता धारकों का हंगामा बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए दुबई गवर्नमेंट बीच में आने का फैसला करती है और अगले दिन न्यूज़पेपर में ये छपवाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, दुबई इस्लामिक बैंक नहीं डूबेगा। सभी के डिपॉजिट्स को सेफ रखने की जिम्मेदारी दुबई सरकार और सेंट्रल बैंक की है, इसलिए ग्राहक घबराए नहीं, उनका पैसा सुरक्षित है और केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहीं बैंक के ओनर्स को भी इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये एक प्राइवेट बैंक था, इसलिए घोटाले की ज़्यादातर रकम ओनर्स को ही चुकानी पड़ी, जबकि बचे कुछ पैसे सरकार और सेंट्रल बैंक ने मिलकर भरे। इस तरह से बैंक को तो डूबने से बचा लिया गया, लेकिन अयूब को उसकी करतूत के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इन्वेस्टिगेशन में न्यूयॉर्क के सिटी बैंक का नाम भी आ जाता है, जिस पर दुबई इस्लामिक बैंक एक मुकदमा दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने अपने अकाउंट में इतनी बड़ी बड़ी रकम को एक्सेप्ट करने से पहले एक बार भी कोई जांच पड़ताल नहीं की। इस तरह ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई। साथ ही सिटी बैंक पर $51 मिलियन का हर्जाना भी मांगा गया। दुबई इस्लामिक बैंक ने अमेरिका में ही एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी हायर की, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन बैंक फ्रॉड से अयूब को एक का भी फायदा नहीं हुआ है, बल्कि उसने तो ये पैसे डायरेक्ट सिसोको द्वारा बताए गए खातों में भेजे थे और सिटी बैंक से पैसे निकालने में एक बैंक एम्प्लॉय ने उसकी मदद भी की, जो असल में उसकी बीवी थी। लिहाजा उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही सिसोको को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल द्वारा इंटरनेशनल वारंट जारी कर दिया गया। मतलब अब अगर सिसोको कहीं भी ट्रैवल करता है तो उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन सिसोको को सब पहले ही पता चल चुका था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी होगा ही, इसलिए उसने अपना आखिरी दांव पहले ही खेल लिया था। दरअसल अमेरिकन जेल से छूटने के बाद ही सिसोको को ये अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने मियामी में अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ सब कुछ छोड़ दिया और माली में अपने गांव जाकर सेटल हो गया, क्योंकि माली वो देश है जिसकी किसी भी दूसरे देश के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। ये एक ऑफिशियल संधि या समझौता होता है जिसके तहत एक देश दूसरे देश से किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपने के लिए सहमत होता है जिसने कोई अपराध किया हो,
उदाहरण के लिए अगर माली और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती तो अमेरिका माली पर दबाव बनाता कि वो सिसोको को उनके हवाले कर दे, क्योंकि वो उनके देश में वांटेड था, और माली को ट्रीटी के तहत सिसोको को अमेरिका भेजना होता। लेकिन माली की अमेरिका से बल्कि किसी भी देश से ये संधि थी ही नहीं, यानी सिसोको को यहाँ से कोई भी देश चाहकर भी गिरफ्तार नहीं कर सकता था। ऊपर से माली और मियामी के लोगों ने तो उसे रॉबिनहुड का टाइटल दे दिया था, इसलिए लोग भी उसकी गिरफ्तारी का विरोध करते। इस कारण अमेरिका और दुबई के हाथ सिसोको कभी लगा ही नहीं, और सिसोको ताउम्र माली में ही रहा। खुद को हर खतरे से बचाने के लिए उसने एक दांव और खेला। उसने 2002 में माली में ही पार्लियामेंट इलेक्शन का टिकट खरीदा, और लोगों के बीच अपनी दानवीर छवि की वजह से सिसोको को भारी वोट भी मिले और वो माली की संसद के लिए चुना गया। 2014 तक सिसोको सांसद रहा। पॉलिटिकल पावर की वजह से भी सिसोको पर कार्रवाई करना मुश्किल हो गया, लेकिन दुबई इस्लामिक बैंक ने भी हार नहीं मानी और अलग अलग देशों में कानूनी लड़ाइयां लड़ता रहा। पर कहीं ना कहीं बैंक भी जानता था कि उसे गिरफ्तार करना नामुमकिन है, और सच पूछा जाए तो बैंक अब उसे गिरफ्तार करवाना भी नहीं चाहता था, बल्कि उसकी मांग थी कि सिसोको की छुपी हुई संपत्तियों को जब्त करवाया जाए ताकि कुछ पैसे वसूले जा सके और नुकसान के कुछ हिस्से की ही सही पर भरपाई हो जाए। 2018 तक भी दुबई सिसोको के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बैंक को अपने नुकसान का बहुत थोड़ा हिस्सा भी कभी नहीं मिला। हाँ, कुछ बची कुची संपत्तियों से थोड़े पैसे जरूर आए, पर वो समुद्र में मोती के बराबर थे। दुबई सरकार की कोशिशों के चलते बैंक तो चल पड़ा, मगर $242 मिलियन राख हो गए और शायद कभी मिलने भी नहीं वाले थे, क्योंकि सिसोको ने अपने ऐशो आराम और लोगों की भलाई में पूरा पैसा लगा दिया था। यही कारण रहा कि एक ठग होने के बावजूद सिसोको को माली में एक इज्जतदार व्यक्ति की तरह देखा गया। वहीं स्विट्जरलैंड, फ्रांस और सेनेगल में भी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हुई। फ्रांस में 1999 में उसके खिलाफ मामला खुला, जबकि सेनेगल में उसके खास आदमी पोपाई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे दुबई को सौंपने से इनकार कर दिया गया और अपने यहाँ मुकदमा चलाया गया। जबकि अमेरिका के फ्लोरिडा में ग्रांड ज्यूरी ने कॉरिन ब्राउन, जो कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन सदस्य थे, उनकी बेटी से भी पूछताछ की। सिसोको के साथ उनके रिलेशन को खंगालने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें भी पोपाई की तरफ से लग्जरी गाड़ी गिफ्ट की गई थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कुल मिलाकर हर जांच सिसोको के इर्द गिर्द रही, पर कभी किसी ऑफिसर का हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचा। 1999 में भी जब अमेरिकन और यूरोपियन जांचकर्ताओं की एक टीम माली में पहुंची तो सरकार की तरफ से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला, यहाँ तक कि सिसोको से मिलने की इजाज़त भी नहीं मिली, जबकि जांचकर्ता यहाँ सिर्फ कुछ रकम वसूलने आए थे ताकि नुकसान की भरपाई हो सके, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और सिसोको दुबई को इतना बड़ा चूना लगाने के बावजूद मज़े से घूमता रहा। पर 2014 के बाद वो काफ़ी लो प्रोफाइल हो गया, सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम नजर आने लगा, यहाँ तक कि नेकी और चैरिटी के काम भी लगभग बंद कर दिए, शायद इसलिए क्योंकि अब खजाना खाली हो रहा था और जो बचा था उसे लुटाने का मतलब था आगे की जिंदगी फिर से उसी गरीबी में गुजारना। ज़्यादा दान पुण्य और पैसे ना लुटाने की वजह से लोगों का प्यार भी कम हुआ और 2014 में सिसोको पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गया। हालांकि उसने अपने गाँव का विकास फिर भी जारी रखा और दाबिया में आज भी सिसोको को एक हीरो माना जाता है। सिसोको ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया है, वो भी 2018 में, जब एक BBC रिपोर्टर उस तक पहुंचने में कामयाब रही और सिसोको भी उसे इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गया। यही पहली और आखिरी बार था जब सिसोको ने अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताया और कुछ दबे हुए राज भी खोले। उसने बताया कि एक वक्त पर उसके पास बेशुमार दौलत थी, लगभग $240 मिलियन, लेकिन अब उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वो इस पूरी रकम को खर्च कर चुका है। रिपोर्टर ने जब उससे दुबई इस्लामिक बैंक और उसके द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम का जिक्र किया तो सिसोको ने कहा कि वो दुबई इस्लामिक बैंक में गया था। वो वहाँ एक कार लोन के लिए गया था, लेकिन लोन पास ही नहीं हुआ। इसके बाद उसने दोबारा दुबई की तरफ लौटकर नहीं देखा और ना ही बैंक से या उसके कर्मचारियों से उसका किसी भी तरह से कांटेक्ट हुआ। रिपोर्टर ने जब उसे जादू से पैसे डबल करने और बैंक लूटने के बारे में पूछा तो सिसोको जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि वो कोई जादूगर नहीं है, एक साधारण इंसान है, और अगर उसके पास सच में जादू से पैसे डबल करने की कोई तकनीक या जादुई शक्ति होती तो वो अपने पैसों को डबल करता, ना कि किसी बैंक को लूटता। साथ ही उसने पूरा आरोप बैंक एम्प्लॉय और अयूब पर डालते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कर्मचारियों से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ट्रांजैक्शंस बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों की निगरानी में होते हैं। हर बड़े लेन देन के लिए बैंक के ओनर्स तक भी खबर पहुंचाई जाती है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों को बताया जाता है, लेकिन अगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो शक के घेरे में वही लोग आने चाहिए। इस तरह से सिसोको ने दुबई बैंक और उसमें हुई धोखाधड़ी से अपना नाम दूर रखा, जबकि जिन लोगों के जरिए उसने ये काम करवाया वो सभी पुलिस की हिरासत में पहुंच गए, जैसे अयूब, उसकी पत्नी, सिटी बैंक के कर्मचारी, वो महिला टेलर और दुबई इस्लामिक बैंक के 2 अधिकारी जिन्हें अयूब के इन ट्रांजैक्शंस की खबर थी। मतलब ठगी का मास्टरमाइंड कभी हिरासत में नहीं आया, लेकिन उसके जाल में फंसे बिचौलिए ज़रूर पुलिस के शिकंजे में फंस गए।
इसीलिए कहते हैं अक्सर बीच बचाव वाला ही फंसता है, जबकि असली हीरो या विलन साइड हो जाते हैं। आपकी इस ठगी पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सच में सिसोको ने जादू से ये सब करवाया या फिर डरा धमका कर? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी है। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।